नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी की कोर टीम यानी उनकी खास टीम जो नवरत्न उन्होंने चुन चुन के अपने सरकार में रखे हैं नगीना की तरह, क्या वो जो कोर टीम है जिसे टीम मोदी भी कहते हैं वो फेल हो रही है? और जिस तरह से 10 मई को अचानक मोदी सरकार ने युद्ध विराम किया पाकिस्तान के साथ, क्या उस तारीख के बाद से अब तक मोदी खुद सवालों के घेरे में हैं और उनका जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और दोस्तों, जो बड़ा इशू है वो ये है कि सवालों के घेरे में सिर्फ मोदी नहीं है, बल्कि उनकी पूरी टीम है जो उनके साथ बैठकर पहलगाम हमले के बाद हर फैसले ले रही थी, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कहते हैं, जिसमें सुरक्षा के सलाहकार भी हैं, मोदी के विदेश मंत्री भी हैं, मोदी के गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं और रक्षा मंत्री। क्या ये जो कोर टीम है जिसको मैंने नवरत्न का, क्या इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नाकामी की वजह से मोदी जी को खुद सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है? और दोस्तों, समूचा विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या ममता बनर्जी की पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, जो भी पार्टी विपक्ष में, सीधे सीधे उनका ये कहना है या उनका आरोप है कि अगर पहलगाम पर जो हमला हुआ था आतंकी, अगर विक्टिम भारत था, हमला भारत पर हुआ, तो दुनिया जो है, पूरी दुनिया हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? कहाँ थे भूटान, कहाँ था नेपाल, कहाँ था श्रीलंका, कहाँ था बांग्लादेश? रूस क्यों चुप था? चाइना की बात छोड़ दीजिए, यूरोप की तमाम कंट्रियां, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन खुलकर साथ क्यों नहीं आए मोदी जी के विश्व गुरु की? ये बड़ा सवाल है। तो क्या विदेश मंत्री और विदेश मंत्री की जो पॉलिसीज हैं, उनके जो फैसले हैं, क्या उन्होंने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया? क्या एस जयशंकर इस नाकामी के जिम्मेदार हैं? बड़ा सवाल है। अब जो सवाल हैं वो इन साहब पर भी उठ रहे हैं। अजीत डोवाल, मोदी जी के जेम्स बॉन्ड, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिनके अंडर में इंटेलिजेंस ब्यूरो और RAW रॉ जैसी एजेंसियां हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सुरक्षा देखते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या डोवाल के रहते हुए इंटेलिजेंस की चूक हुई जिसकी वजह से हमला हो गया, जहाँ सुरक्षा नहीं थी? सवाल यह है कि ना सिर्फ विदेश मंत्री जयशंकर या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल, सवाल तो गृह मंत्री पर भी उठ रहे हैं, अमित शाह पर भी उठ रहे हैं, मोदी जी के चाणक्य पे, और दामन राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का भी सवाल वहाँ भी है। अब जहाँ तक टीम मोदी की बात है, तो 2016 में उड़ी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी 2016 में पाकिस्तान में, LOC के भीतर घुसकर स्ट्राइक हुई थी, और उसके बाद 2019 में पुलवामा का जो हमला हुआ जिसमें CRPF के जवान शहीद हुए थे, उसके बाद जिस तरह से बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करी मोदी सरकार ने, वो जो स्ट्रैटेजी थी, वो जो हमला था, उससे कहीं ना कहीं टीम मोदी, उसमें जयशंकर भी हैं, उसमें जो है अजीत डोवाल भी हैं, उसमें राजनाथ सिंह भी हैं, कहीं ना कहीं साख बड़ी थी। मोदी जी ने उस छवि को कैश किया था, अपनी इमेज को बिल्डअप किया था। उनकी जो ट्रोल सेना थी या उनका जो IT सेल था, वो जो किंग साइज इमेज मोदी जी की बिल्डअप हुई थी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल को लेकर, सुरक्षा की साख को लेकर, उस साख पर बट्टा लगा है, ऐसा जानकारों का मानना है। जानकार ये भी कहते हैं कि साहब, साल भर के अंदर 2 ऐसी तारीखें, दोस्तों गौर से सुनिएगा, 2 ऐसी तारीखें हैं जिसने मोदी की मुसीबतें बढ़ाई। पहली तारीख थी 4 जून 2024, जिससे नतीजे आए थे लोकसभा के और अप्रत्याशित नतीजे, जिसमें बीजेपी 240 तक सीमित थी। मोदी अल्पमत में आ गए। ये मोदी को पहला झटका था उनके कैरियर का। और जो दूसरी तारीख है वो 10 मई की है, जब उन्होंने अचानक पाकिस्तान से समझौता किया या सीज फायर किया, जो भी आप कह सकते हैं, युद्ध विराम किया, किसी न किसी के दबाव में, जो इमेज दुनिया में बनाई जा रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रेशर में ये युद्ध विराम हुआ। ये जो 2 तारीखें हैं, 10 मई और 4 जून, इन दोनों तारीखों ने मोदी जी के ग्राफ को नीचे किया है, मुश्किलें बढ़ाई। ना सिर्फ फॉरेन फ्रंट पे, स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी जिस तरह से मोदी गिर रहे हैं, क्योंकि जो सांसदों की टीम वो विदेश में ले जाना चाहते थे,
जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं एम्बरेस किया, जिस तरह से ममता बनर्जी को नाराज किया, समाजवादी पार्टी को नाराज किया, ज्यादातर पार्टियों को नाराज किया, डेलीगेशन बनाने में, टीम चुनने में विपक्ष के सांसदों की, उससे विपक्ष कहीं ना कहीं फिर एक हो गया है और हमले तेज हो गए हैं मोदी पे। आप कह सकते हैं कि हर चाल कहीं ना कहीं उल्टी पड़ रही है। अब शनि भारी है, राहु केतु का सवाल है, तो मैं नहीं बता सकता। अब दोस्तों जो बिग क्वेश्चन है कि मोदी क्या सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको फिक्स करेंगे, उसकी जवाबदेही तय करेंगे कि ये सुरक्षा में जो चूक हुई, पहलगांव में हमला हुआ, किस तरह 2000 लोगों की, पर्यटकों की भीड़ में, वहाँ एक सिपाही नहीं था बंदूकधारी, इतनी बड़ी सुरक्षा की जो चूक हुई, क्या इसकी जवाबदेही मोदी जी तय करेंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथ में, और मनोज सिन्हा सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, अमित शाह सीधे मोदी को रिपोर्ट करते हैं। इसमें उमर अब्दुल्ला को कोई लेना देना नहीं। सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार का है जम्मू कश्मीर में। तो क्या इसकी जवाबदेही फिक्स करेंगे? नंबर एक। और नंबर दो, जिस तरह से डिप्लोमेसी, कूटनीति फेल हुई है, जिसको राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, विपक्ष बार बार कह रहा है कि कूटनीति में बिखराव दिख रहा है, कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं है, क्या कहीं ना कहीं ये जवाबदेही भी तय होगी? क्या मोदी एक्शन लेंगे? क्या मोदी फेरबदल करेंगे? क्या मोदी अपनी कोर टीम को बदलेंगे, नए नवरत्न लाएंगे? क्या ऐसा करेंगे? और अगर नहीं करते हैं तो क्या मोदी पे दबाव और बढ़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष धीरे धीरे सरकार पर चढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों आज सवाल बड़े मुश्किल हैं और इनका जवाब देना वाकई आसान नहीं, ये सच्चाई है। मैंने कोशिश करी है कि ऐसे एक्सपर्ट्स लाऊं जो मोदी को तकरीबन 35-40 बरसों से मोदी जी के सफ़र को ट्रैक कर रहे हैं, मोदी जी को पूरी तरह से स्कैन कर रहे हैं, मोदी के मिजाज को, मोदी के फैसले को, मोदी क्या करेंगे, और निर्भीक बोलें, बेखौफ बोलें, चमचे ना हो, खुलकर बोलें, क्रिटिकल असेसमेंट करें मोदी का। दो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर हरि देसाई साहब, ये एडिटर रहे इंडियन एक्सप्रेस के और गुजरात के जाने माने पत्रकार हैं। मोदी को तब से जानते हैं जब मोदी जी सड़क पर थे, यानी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, तब से जानते हैं मोदी जी को, और आज तक उनको ट्रैक कर रहे हैं। हरि देसाई साहब को सुनिएगा, रग रग से वाकिफ़ है मोदी की। और आप सुनिएगा मोहन गुरुस्वामी को, हार्वर्ड के पढ़े हैं, प्रधानमंत्री, मोदी नहीं, इससे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री रहे 2-3, उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र, पीएमओ को समझते हैं, सरकार को समझते हैं, एडवाइज़र रहे हैं, ये भी खुलकर बोलते हैं। मोहन गुरुस्वामी साहब को सुनिए, डॉक्टर हरि देसाई को सुनिए, पिक्चर एकदम क्लियर होगी आपकी आंखों के सामने। डॉक्टर देसाई, आपने मोदी की जो पूरा करियर ग्रोथ है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपने देखी है, और मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई पत्रकार मोदी को इतनी गहराई से जानता है तो उसमें डॉक्टर हरि देसाई का नाम जरूर शुमार होगा उस लिस्ट में। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि मोदी अपने करियर के, वो करियर जो आपने गुजरात से देखा उनका और अब तक आप देख रहे हैं, क्या अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर में मिस्टर मोदी हैं? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मोदी के लिए ये बहुत उनका जो करिश्मा है वो मेरे ख्याल से विलीन होते जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। उनकी एक मानसिकता है, मानसिकता यह है कि वो कभी अपनी गलती मानते नहीं और स्वीकार नहीं करते और कभी सॉरी नहीं कहते। उनका ट्रैक रिकॉर्ड समझिए। और मेरे साथ तो कई बार उन्होंने, जैसे उनकी एक बहुत अच्छी बात जो कहें, पत्रकार यदि, मैं तो मुंबई में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में रहा, उसके पहले जन्मभूमि न्यूज़पेपर्स में रहा, तो हम यदि फोन करके मैसेज छोड़ेंगे उनके पीए के पास, रात को देर से आएंगे तो कभी रात को 12 बजे 1 बजे भी फोन आएगा, सवेरे 7 बजे फोन आएगा, एक वाक्य जरूर कहेंगे, अरे हरि, गुजरात के चाणक्य नरेंद्र मोदी ये जरूर लिखना। अब आप लोग है ना, अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, हम तो अमित शाह को चाणक्य नहीं कहते हैं। नरेंद्र मोदी चाणक्य से चंद्रगुप्त हो गए। मतलब आप 30-40 वर्षों से मोदी जी को जानते हैं, और जब आप खबरें करते थे इंडियन एक्सप्रेस में, अगर कुछ चीज पूछते थे तो रात 1 बजे मोदी जी आपसे कहते थे कि मिस्टर हरी साहब एक बात जरूर लिखना, मोदी द चाणक्य, ये बोलते थे। हाँ, मोदी द चाणक्य, यस। मोदी हमेशा कहा करते थे, क्योंकि वो अपने आप को चाणक्य के नाते प्रस्तुत करना चाहते। हर विजय
का यश उनको लेना था। पराजय के लिए वो कभी तैयार नहीं थे। मोहन साहब, आप तो प्रधानमंत्री कार्यालय, सरकार के भीतर, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो चाहे विदेश मंत्रालय हो, अंदर तक सारी चीजें जानते हैं। मैं तो बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन सर आपसे पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन सर, और हिंदी में जवाब चाहूंगा। क्या अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये मोदी के जो दो खिलाड़ी थे, ये भारत पाकिस्तान की इस कन्फ्लिक्ट में एक्सपोज हो गए? क्या आप मानते हैं कि ये फेलियर हैं? बिल्कुल फेल हो गए, दोनों एक्सपोज हो गए। दोनों मोदी को अपने नजर में रखते हुए काम करते गए, मोदी को प्लीज करने में, और देश के बारे में भूल गए। और जिस दिन मोदी को जाना था कश्मीर, अप्रैल के 21 या तारीख को, पहलगांव से, हाँ, दो तीन दिन पहले प्रोग्राम कैंसिल कर लिया, क्योंकि आईबी ने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट है। जब आईबी ने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप कैंसिल कर लिए, मगर पहलगाम को लोग को जाने दिए और वहां पे कोई सिक्योरिटी था नहीं। तो इसका दोषी कौन है? अमित शाह है, होम मिनिस्टर है, अजीत डोभाल है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। और जिस तरह जयशंकर घूमते जा रहे हैं सबको गाली देते हुए, और गाली देने में राजनीति नहीं होती है, बीइंग स्मार्ट राजनीति नहीं होती है, राजनीति में चतुराई दिखाते हैं। आज देखिए हिंदुस्तान का हालत देखिए, एक भी मुल्क, सिर्फ अंगोला के सिवाय और कोई हमारे साथ नहीं दिया। अंगोला इसलिए साथ दिया क्योंकि उनके राष्ट्रपति यहाँ थे जिस वक्त ये घटना घटी, तो उनको जबरदस्ती कहलवाया गया कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं। ना पड़ोस के देश नेपाल ने कुछ कहा, बांग्लादेश तो कुछ कहेगा नहीं, श्रीलंका ने कुछ नहीं कहा। श्रीलंका को $8 बिलियन दिए आप, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। नेपाल ने कुछ नहीं कहा, भूटान वालों ने कुछ नहीं कहा, म्यांमार ने कुछ नहीं कहा, म्यांमार को आप हथियार दे रहे, वो कुछ नहीं कहा, कोई कुछ नहीं कहा जी। ऐसा दिखता है कि भारत अकेला रह गया एक तरफ। और ट्रंप ने कहा कि मैंने इन दोनों से कह दिया कि लड़ाई बंद करो। अब तो ट्रंप की हुकूमत चलती है तो इन दोनों पे। आप ट्रंप को कहते थे कि हमारे दोस्त हैं, उनके आपके दोस्त कहाँ रहे? और मैक्रोन ने कुछ नहीं कहा, स्टारमर ने कुछ नहीं कहा। तो इनकी फेलियर नहीं है तो क्या हुई? जापान ने कुछ नहीं कहा, हालांकि जयशंकर की पत्नी जापानी है, वहां पे भी कुछ हमारे फॉरेन मिनिस्टर की वाइफ जापानीज हैं। जी जी, बिल्कुल। फिर भी जापान ने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं ये चीज जानना चाह रहा था मोहन भाई आपसे कि सर, आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देखा है बहुत करीब से, और गवर्नमेंट को आपने बहुत करीब से देखा है। क्या आपको लगता है कि कुछ गलतियां पीएमओ से हुई, मतलब मोदी जी के पीएमओ से गलतियां हुई, जिस तरह से हमने इस पूरे कन्फ्लिक्ट को हैंडल किया है, और जिस तरह से हम ट्रंप पर चुप रहे, जिस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर हुए, जिस तरह से हमको आज तक नहीं मालूम है कि कौन 3 आतंकवादी थे, उनके नाम क्या थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, कहाँ गायब हो गए? क्या आपको लगता है कई मोर्चों पर, कई फ्रंट पर फेलियर हुए हैं मोहन सर? अरे काफी फ्रंट, सारे फ्रंट फेलियर हो गए। कितने हवाई जहाज गिरे ये भी पता नहीं है, ये भी बताती नहीं सरकार। दुनिया भर अखबार में आते हैं कि 3 गिरे, 5 गिरे। पाकिस्तान तो आज असीम मुनीर को फील्ड मार्शल भी बना दिया, खुश जी है हाँ। वो लोग। तो आपके पास कुछ नहीं कहने के लिए, अब छुपाते क्यों? अगर डॉक्टर साहब, आपकी तो पूरी रिसर्च नरेंद्र मोदी पे है 30-40 वर्षों की, और नरेंद्र मोदी जब कुछ नहीं थे और आप रिपोर्टर थे, तब से आप जानते। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि मोदी जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, परेशान दिख रहे हैं, टेंस दिख रहे हैं, अपने ऑफिस में लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी रक्षा मंत्रालय की मीटिंग, कभी गृह मंत्रालय की मीटिंग, क्या आपको लगता है कि इस फेलियर से, ये जो एक विफलता सामने आई है, क्या इससे मोदी उभर सकते हैं? क्या आने वाले समय में वो विदेश मंत्री को हटा सकते हैं? कुछ महीने बाद राजनाथ सिंह को किनारे कर सकते हैं, अजीत डोभाल से कह सकते हैं भाई बहुत हो गया, 80 साल आपकी उम्र हो गई है, अब हम आपको नृपेंद्र मिश्रा की तरह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, अब हम प्रणाम करते हैं। क्या वो इस तरह के कुछ करेक्शंस करेंगे, या जैसा है वैसे ही चलने देंगे? उनका मिजाज से आपको क्या लगता है? भाई आपकी तो रिसर्च है मिस्टर मोदी पर। सर, मोदी का ऐसा है कि वो किसी को भी बलि का बकरा बनाएंगे।
ओके। अपने सर पर जो संकट आ गया है उससे उबरने के लिए वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं और वो बदनाम कर सकते हैं। और मोदी की सेना जो है, उन्होंने जो झूठ फैलाने की एक सेना पैदा की है, वो भी उसका मैंने मोदी मोदी करना शुरू कर देगा। देखिए मोदी जी का कमाल, राजनाथ की फेल्योर है, डोभाल की फेल्योर है, ऐसा आपने जयशंकर की फेल्योर है। जयशंकर की फेल्योर तो बहुत स्पष्ट है, मगर जयशंकर से उनका संपर्क तो वो जब चीफ मिनिस्टर थे तभी से है। जयशंकर उनका चाइना में वही तो उनकी अगुवाई कर रहा था। वेदर ही वॉज रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय मनमोहन सिंह और चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कितनी बार गए चाइना, क्यों गए? और कम्युनिस्ट और आरएसएस वालों की पड़ती नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के डेलीगेशन तो चाइना कितनी बार गए, रिकॉर्ड है। जी, एक सवाल और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बलि का बकरा ढूंढा जाएगा और बलि का बकरा उसकी बलि चढ़ाकर फिर कहीं ना कहीं इस विफलता से उभरने की कोशिश होगी, यानी दोष किसी और को दिया जाएगा कि भाई ये जो दोष है ये मिस्टर एक्स का है, ये दोष मिस्टर वाई का है, और कुछ टीम को अपने वो चेंज कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी रिटायर भी हो सकते हैं अगर ये प्रेशर बिल्टअप हुआ? आरएसएस से अच्छे उनके संबंध रहे नहीं, अध्यक्ष ढूंढने में उन्होंने इतना समय लगा दिया है और अमित शाह को धीरे धीरे ग्रूम कर ही रहे हैं वो, तो क्या आपको लगता है कि क्या एक ऐसा फेज भी आ सकता है? 75 साल के पूरे हो रहे हैं सितंबर में, कम सितंबर एंड मोदी गो, ऐसा हो सकता है? एक समय था जब आरएसएस उनको रिटायर करने के मूड में था, मगर आरएसएस का भी विभाजन ये कर सकते हैं, क्योंकि आरएसएस के जो नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो तो मोदी के होकर रहते हैं, इसलिए आरएसएस की अपना वो व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं रहा है। तो मोदी को निकालने यानी रिटायर करने के लगभग तय था, और उसी समय पर ये मामला हुआ पहलगाम का, और मोदी को एक अवसर मिल गया। मोदी के बारे में ये कहा जाता है ना कि वो आफत में अवसर को ढूंढते हैं, यानी संकट के में अवसर को ढूंढते हैं, ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। हाँ जी, तो वो इस प्रकार से वो सत्ता छोड़ेंगे नहीं इतना सरलता से, और मैं नहीं मानता हूं कि अमित शाह कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ओके, ऐसा क्यों? एक लाइन में। मैं मानता हूं कि अमित शाह के आगे और भी लोग हैं, और अमित शाह का डर है, यानी मोदी का शासन जो है वो खौफ से चलता है, अधिकारियों पर खौफ है, राजनेताओं पर खौफ है, और कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि वो खौफ से दूर हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से अधिकांश लोग, आरएसएस के लोग आरएसएस हेडक्वार्टर की ओर देख रहे थे, सिग्नल की ओर देख रहे थे, मगर वो भी शायद पानी में बैठ गए। जी, मैं आऊंगा। आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अमित शाह जो है वो उत्तराधिकारी, भले ही हम लोग सोचते हो कि उत्तराधिकारी हैं, मोदी की कुर्सी जब खाली होगी तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ अमित शाह को बैठते हुए देखते हैं। आपने कहा कि ऐसा नहीं है, इसके कई कारण, फिर कभी बात करूंगा, लेकिन मैं जरा मोहन गुरुस्वामी जी के पास आ रहा हूँ। मोहन सर, आपको लगता है, क्योंकि इतने साल आपने सरकार को देखा है, सरकार में आपने काम किया है, आप एडवाइजर रहे, हार्वर्ड से पढ़े हुआ आप हैं, और आपको हिंदुस्तान की गिनती टॉप इंटेलेक्चुअल्स में आपकी होती, आपको लगता है कि असली डर जो है इस वक्त इस पूरे कन्फ्लिक्ट में, चलिए ट्रम्प तो एक सीरियस कैरेक्टर नहीं है, क्या चाइना जो है उसको लेकर सरकार को लगता है कंफ्यूजन है? क्योंकि चाइना से हम ट्रेड भी बंद नहीं कर रहे, हमने टर्की को बैन करने की बात करी, हमने अजरबैजान से कहा कि भाई इनसे संबंध नहीं रखेंगे, मोदी जी के भक्तों ने चुन चुन कर अजरबैजान और टर्की को जो है नसीहतें भी दे डाली, लेकिन चाइना की हम बात नहीं कर रहे जिससे हमारा ट्रेड इतना ज्यादा है। क्या चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर इमर्ज हुआ है? और क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान का सिर्फ एक मुखौटा था, असली जंग चाइना लड़ रहा था पीछे से पर्दे के, हथियार उसी के थे, मिसाइल उसी के थे, उसी के जेट फाइटर थे? क्या आपको लगता है चाइना एक बहुत बड़ा खतरे के तौर पे इमर्ज हो रहा है और मोदी जी के पास इसका कोई सॉल्यूशन आपको दिखता है या नहीं दिखता है? नहीं, मोदी के पास चाइना से किस तरह डील करने का कोई विकल्प नहीं है। चाइना बहुत आगे बढ़ गया है, चाइना अमेरिका की तुलना में बैठा हुआ है। आप चाइना से डील भी नहीं कर सके, आप चाइना को 2-3 बार भागे, और चाइना जब चाइनीज प्रेसिडेंट यहाँ आया हुआ था उसी तरह वो लोग वहाँ पे वो धर्म चौक में बैठ गया के, उनका
तो वो अपनी जगह दिखा दिया उसने कि मोदी को कि तुम कौन हो, तुम्हारी जगह यही है। और मोदी ने कोशिश की कि जादू चलाएंगे उस पर, वो नहीं हुआ। चाइना की पॉलिसी बिल्कुल फेलियर हो गई इनकी, और चाइना से आप डिपेंडेंट हैं। आज $70 बिलियन की इंपोर्ट होती है चाइना से। उसके इंपोर्ट के बिना आपकी गाड़ी रुक जाएगी। एक लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है जो चाइना से बन के नहीं आती। आपके सारे आईफोन्स, जो टेलीफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स, उसका सब पूरा पार्ट्स चाइना से आते हैं। आपकी दवाई, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो है, उसके एपीआई, बेसिक केमिकल चाइना से आते हैं। इसके बिना आप रह नहीं सकते। टर्की के पास से क्या आता है? आपकी ट्रेड सरप्लस है टर्की के साथ। और टर्की एक छोटा मुल्क है जिसने ड्रोन बना के बेचा है चाइना को, पाकिस्तान को। टर्की यूक्रेन को भी बेचता है। ईरान भी ड्रोन बना के बेचता है। ईरान रशिया को दे रहा है। जी। ड्रोन बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है, मगर आप टर्की पे चिल्ला रहे हैं। टर्की अब बिजनेस कर रहा है। तो चाइना पर क्यों हम नहीं चिल्ला रहे? किसे? चाइना पे क्यों चाइना चिल्लाएंगे? पर क्यों नहीं गाड़ी बंद चिल्ला हो रहे? जाएगी। चाइना की एक्सपोर्ट अगर बैरियर बंद लगा देगा तो आप गाड़ी रुक जाएगी आपकी। आप पूरी तरह से ओके। एक्सपोर्ट हो जाएंगे। चाइना की जो मटेरियल आते हैं हमारे पास, आज आप लैपटॉप चाइना से नहीं मंगाए तो कहाँ से मंगाएंगे? दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जो लैपटॉप बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है। जापान में नहीं बनती है, सिर्फ चाइना से जी। आता है। एक चीज और मोहन सर बता दीजिए, ये ट्रम्प साहब इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं कि ये चीज मैंने करा दी थी, मैंने धमकी दी कि व्यापार बंद कर दूंगा तो भारत, शायद ये पता क्यों? नहीं, वो ट्रम्प कुछ भी कह सकते हैं। वो कि वो पोप की वर्दी पहन के तस्वीर भी उठा लिए, तो मस्करा आदमी है, कुछ भी कह सकता है। इनको सीरियसली अमेरिकन नहीं लेते। वो बन गए प्रेसिडेंट। ऐसे डेमोक्रेसी में कभी ऐसे लोग आ जाते हैं ऊपर। ऐसा नहीं है कि बेस्ट मैन बिकम्स द लीडर। आप हिंदुस्तान में ही देखिए, जी जी, अभी बड़ी बात कही उन्होंने, मोदी कहा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर बन गए। जी जी, मोहन सर ने कहा कि भाई ट्रम्प को सीरियसली मत दीजिए, मस्करा है, पोप की भी वर्दी पहन के तस्वीर खिंचा लेते हैं, इनको सीरियसली मत लीजिए। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इस तरह के लोग अक्सर दिख जाते हैं ऊंची ऊंची कुर्सियों पे, ये उन्होंने कहा। बहुत कुछ कह गए मोहन गुरुस्वामी साहब इसमें। एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर देसाई आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप गुजरात से हैं, मोदी जी का गढ़ गुजरात है, बेस गुजरात है। गुजरात में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, आरएसएस के बड़े नेता हैं, मोदी के समर्थक हैं, बंद कमरे में आपसे क्या बातें कर रहे हैं इस वक्त? उनसे आपको क्या फील मिल रहा है? बंद कमरे में नहीं, खुले कमरे में भी बात करते हैं। वो नाराज हैं, मगर वो खुलकर मोदी और शाह के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको निपटा देंगे। उनका जो खौफ है वो ये है, उनके ओहदे जो हैं वो छीन लिए जाएंगे। यानी गुजरात का विकास मॉडल, हम तो अभी ढूंढ रहे हैं विकास मॉडल क्या है, हमें आज तक मालूम नहीं पड़ा। तो ये खौफ की वजह से, बाकी वो और हिंदू मुस्लिम कार्ड जो खेल रहे हैं, मगर राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू मुस्लिम कार्ड फेल हो गया है। गुजरात में अभी भी हिंदू मुस्लिम कार्ड काफी कुछ वो उसको यानी फ्रेश रखते ही है हर चीज में। जी, बड़ी बात आपने कही। मोहन सर, लास्ट क्वेश्चन, मैं जान रहा हूं कि आपके पास समय बहुत कम है। ये जो डॉक्टर देसाई ने कहा, मोदी जी के आप कह सकते हैं सबसे बड़े रिसर्चर, ये कह रहे हैं कि भाई इनके गुजरात में, देसाई साहब के गुजरात में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो आरएसएस के बड़े नेता हैं, पार्टी के बड़े समर्थक हैं, वो भी अब मोदी से नाराज हैं, डरते हैं, डर के मारे कुछ बोलते नहीं, लेकिन नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट था, जिस तरह से एक एब्रप्ट सीज फायर हुआ, मैसेज गलत गया और पाकिस्तान खुशियां मना रहा है, वो जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना रहा है, आपको लगता है कि मोदी पॉलिटिकली उनका ग्राफ नीचे आया है, उनकी जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी डाइल्यूट हुई है? ग्राफ तो पिछले साल से जब चुनाव के परिणाम आए तब से नीचे गिर रहा है, और एक टर्मिनल पॉइंट आता है। मेरे ख्याल में ये पहलगाम इंसिडेंट के बाद एक टर्मिनल पॉइंट आया, इससे और रफ्तार तेजी से गिरने वाली है और गिर रही है। जिस तरह राजनाथ सिंह हर रोज टीवी पे आ रहे हैं, हर रोज बोलते जा रहे हैं, और अमित शाह गायब हो, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल सिग्नल है। नागपुर की इशारा के बिना राजनाथ सिंह बाहर नहीं आएंगे। तो पब्लिक को कंसिडर किया जा रहा है राजनाथ सिंह से, उनको लोकेट किया जा रहा है पब्लिक के सामने। अमित शाह गायब हो गए। आप कोई देखा अमित शाह को पिछले 15 दिन में?
कुछ कहा उसने? बदलाव की बयार की बात कर रहे हैं मोहन सर, और मोहन सर ने ये कहा कि मोदी जी का जो ग्राफ इसलिए नीचे आ रहा है, पिछली बार जून में जिस तरह से चुनाव लोकसभा के आए थे और मोदी का ग्राफ जहां वो 300-400 की बात कर रहे थे, 240 सीटें मिली जब बीजेपी को, वो एक पहला झटका था। और ये जो भारत पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट था पहलगांव के बाद, ये कह रहे हैं कि ये दूसरा चरण है, दूसरा फेज है, जहां मोदी थोड़ा और नीचे तेजी की तरफ इनको दिख रहे हैं स्लाइड करते हुए। यानी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं जिस तरह से हमने युद्ध विराम को मैनेज किया, जिस तरह से एक मैसेज ट्रंप ने दिया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एडवांटेज दिया गया, पाकिस्तान को एक पैसेज दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और भारत वहां पर मौन रहा। और इसी तरह जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जिस तरह से 9 मई को $1 बिलियन की किस्त दी पाकिस्तान को, वहां भी डिप्लोमेसी हमारी फेल होती हुई दिखी। और जैसा कि मोहन सर कह रहे हैं कि अंगोला छोड़ के एक आध छोटे राष्ट्र अगर छोड़ दें, तो जितने भी डिसाइडिंग नेशंस हैं इस दुनिया में, उन्होंने भारत का उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से हमें उम्मीद थी। बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया देसाई साहब, डॉक्टर साहब, आप आए इस प्रोग्राम में। मोहन साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, शॉर्ट नोटिस पर आप आए और आपने खुलकर बातें कही। और आप जैसे तजुर्बेकार, मैं मानता हूं कि मोदी का जो एज ग्रुप है, जो पीयर ग्रुप है, उनमें से आप दोनों एक्सपर्ट हैं। इसीलिए मैंने आपको बुलाया था कि जब हम मोदी को डाइसेक्ट करें तो फिर पैनलिस्ट भी भारी होने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।